नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं आपका चैप्टर चल रहा था राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने कल, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 348, जिसमें मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, वो इंग्लिश में आते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से इस चीज के लिए अनुमति ले ले कि जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसके आधार पे वो क्या कर सकता है, संविधान जो है, सॉरी, उच्च न्यायालय जो है वो उसी भाषा में अपना डिसीजन दे सकता है या अपना जजमेंट दे सकता है। ये मैंने आपको बताया। शिवेंद्र, शीलू, हरीश, तकबत्रा, चौधरी, राजन, शिवपाल, सोनू, दीपक, सोहन, अवनीश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे प्यारे प्यारे बच्चे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद देखो हमेशा यही रहती है कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा है हम उसको खत्म करेंगे और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट चैप्टर होगा, संविधान संशोधन। आज आपकी पॉलिटी की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप आराम से बस अपना रिवीजन करिए, ठीक है, अच्छे से चीजों को पढ़िए, यही आपका काम रहेगा। उसके बाद तो हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन, लेकिन पहले, उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? राजभाषा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है राजभाषा, पहले हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था आर्टिकल 348 और क्या पढ़ाने वाली हूं आज मैं प्यारे बच्चों? आर्टिकल 350 में आज इसमें पढ़ाने वाली हूं। और आर्टिकल 350 के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जब आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा केस हो जाए कि आपको अपनी कंप्लेंट करनी पड़ती है, तो कंप्लेंट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा यह आर्टिकल 350 आपको बताएगा। तो हेडिंग दीजिएगा, व्यथा निवारण के लिए, व्यथा, ठीक है, एक मिनट, व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए, व्यथा मतलब परेशानी, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, आपको कंप्लेंट करनी है, तो व्यथा निवारण के लिए भाषा, व्यथा निवारण के लिए भाषा, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लैंग्वेज फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो GRIEVANCES, ग्रीवेंसेस, ठीक है। ये व्यथा निवारण के लिए भाषा, ये आपका आर्टिकल 350 में दिया गया है, ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी, संघ या राज्य, यूनियन और स्टेट, संघ या राज्य के किसी अधिकारी, संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में, संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली, ठीक है, व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी, अधिकारी रह गया लिखने के लिए, उधर ही लिख देती हूं, किसी अधिकारी या प्राधिकारी, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में, प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में, ठीक है, किसी भी भाषा में
किसी भी भाषा में, संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है या आवेदन दे सकता है, आवेदन दे सकता है। यानी अगर आपको किसी की कंप्लेंट करनी है तो आप कोई भी भाषा जो कि आपकी संघ या फिर राज्य में यूज होती है, आप उनमें से किसी भी भाषा में इनको अपनी जो है कंप्लेंट करा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं भी कंप्लेंट करानी है और आपको जो है वहाँ की प्रॉपर भाषा नहीं आती, लेकिन आपको अपनी भाषा आती है जो आपके राज्य में यूज होती है, तो आप उसमें उस भाषा में अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैम जी कल भी एक क्लास ले लेना, जो कह रही थी कि कल आप क्या कौन सी क्लास लेनी है। जब आज ही खत्म हो जाएगा तो कल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप जाके अपना सिलेबस मैच करना। वहां से आपको जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपके साथ दुर्घटना होती है और आप उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। यह अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 350 आपको यह अधिकार देता है। उसके बाद आपका अगला आर्टिकल है प्यारे बच्चे, आप इसको पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे अगली स्लाइड ऐड करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लिखते भी हैं चीजों को, तो आप लिख लीजिए। मैम जी इकोनॉमिक आप भी पढ़ाना। अवनीश जी मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अल्पा कह रही है मैम 1 बजे आपकी याद आएगी। भाई मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आएगी, लेकिन उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप मुझसे मिलने आएंगे कि मैम हम आपके बैच के स्टूडेंट्स हैं और हमारा सिलेक्शन हुआ है। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आएंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेटा यहाँ पे आर्टिकल 350 है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 350 का ए। ठीक है, अभी हम देखेंगे आर्टिकल 350 का ए, और बेटा कैपिटल ए। अब जब भी आपको पता है कि कैपिटल वर्ड आता है इसका मतलब संविधान में संशोधन हुआ होगा। तो इसे कब जोड़ा गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इसे ऐड ऑन किया गया, या हम कह सकते हैं कि इसे जोड़ा गया। तो किसके द्वारा जोड़ा गया? आप लिखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, अमेंडमेंट 1956। ये आपको ध्यान रखना है कि 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और आर्टिकल 351 का सब क्लॉज ए जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, जहां की जो भी मातृभाषा है उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, मदर टंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्राइमरी एजुकेशन जो दी जाती है वो आपको आपकी ही भाषा में दी जाए, जो आपकी मातृभाषा है वो आपको दी जाए। वो किस में कहा गया है? आर्टिकल 350 के सब क्लॉज ए में, कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मदर टंग है, उसी में हमें प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और ये बात आर्टिकल 350 का सब क्लॉज ए आपके लिए रखा गया है। थैंक यू चंद्रभान सिंह जी, धन्यवाद आपका। आगे देखिए, उसके बाद बेटा फिर आपका एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 351 है। तो देखिएगा जरा,
आर्टिकल 351। जब हम इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। क्या दिया गया है, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। विकास के लिए निर्देश कि आपको हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो किस आर्टिकल के अंदर हैं, आर्टिकल 351 के अंदर हैं। तो आप लिखिएगा डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए ताकि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, यह आपको ध्यान रखना है। मैम इसमें जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा ग्रहण करना है उसका क्या मतलब है, प्लीज बता दीजिए। अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, वो जिस भाषा में अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनको उस भाषा में दी जा सकती है। और ये बात मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से, जब 25 से आपका जो 29 और 30 अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने बताया था कि माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है और साथ साथ उन्हें यह भी अधिकार है कि वो अपनी भाषा को क्या कर सकें, अपनी भाषा को अपने बच्चों को सिखा सकें। इसके लिए उन्हें क्या दिया गया है, इसके लिए प्यारे बच्चे उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने स्कूल्स ओपन कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 351 का सब क्लॉज ये भी क्या कह रहा है कि आप अपनी मदर टंग में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकते हो। ठीक है मैम जी, एग्जाम की कोई न्यूज है? अभी कोई न्यूज नहीं है, जैसे ही आएगी आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 351 के बाद में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, देखना जरा, आर्टिकल 120। ठीक है 120, ये क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये संसद से संबंधित है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 120 में है। तो लैंग्वेज टू बी यूज्ड, language to be used in parliament, used in parliament। और ये बात कही गई है कि यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। और अगर कोई सांसद को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो वहां पर ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो उनकी बातों को रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग संसद में किया जाता है। और इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 210, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। लिखिएगा, राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली, में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो लिखिएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज टू बी यूज्ड, language to be used in state legislature, in state legislature। और बेटा कौन सी भाषा यूज होगी, तो यहां पर भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं को प्रयोग में लाया जाता है। यानी इस पूरे चैप्टर में ये नहीं बता रखा कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज भी है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा भी है।
राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़्यादातर जजमेंट्स आपके जो हैं वो इंग्लिश में आते हैं, लेकिन राज्यपाल चाहे तो हाई कोर्ट के डिसीजंस को वो क्षेत्रीय भाषाओं में दिलवा सकता है। तो ये आपके पूरे आपकी राजभाषा थी। इतना ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको प्यारे बच्चे इतनी जो बातें बताई, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने बल्कि आपको आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें दे दी हैं ताकि मेरे बच्चों केवल और केवल आप जो है एक बार पॉलिटी पढ़ लें तो ऐसा पढ़ लें कि अब आपको दोबारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े और कहीं से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जहां जहां से मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न आ सकते हैं वो सारे चैप्टर मैंने आपको कराए हैं। आपने बहुत विरोध भी किया मेरा बीच में कि मैम आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हैं, बहुत डीप में पढ़ा रही हैं, लेकिन बच्चे ध्यान रखना कि केवल एक एग्ज़ाम को नहीं बल्कि इसी तरीके के और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखकर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे हम चलते हैं और आप अगला चैप्टर डालेंगे, लिखिएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन जिसमें हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है कि संविधान में संशोधन का मतलब है कि संविधान में परिवर्तन, लेकिन आज मैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ा रही हूं तो मैं आपको दिखाऊंगी। आयुष, वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं आपके एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और अगर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो वहां पे फिर मैं उसको थोड़ा बहुत बता दूंगी जिससे आपकी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा। धारा बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो देखो, संविधान संशोधन पढ़ लो पहले, फिर देखते हैं। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या हम कहेंगे भाग, तो भाग कौन सा है? 20 है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 है। आपके संविधान में संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका या हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से ली गई है। ये आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दरअसल आपका जो संविधान है उसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है और आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधन किया जाता है। आपको प्यारे बच्चे मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि संविधान संशोधन से ही ये पता चलता है कि किसी देश का संविधान कैसा है। देखो, अगर किसी देश का संविधान, अगर किसी देश का संविधान, किसी देश के संविधान में, अगर किसी देश के संविधान में परिवर्तन करना है, संविधान में परिवर्तन, ठीक है, किसी भी देश के संविधान में परिवर्तन, अगर ये परिवर्तन या हम कह सकते हैं कि इसी को हम कहते हैं, या लिखो संविधान में संशोधन। तो बेटा संशोधन करने के लिए दो ही तरीके होंगे कि या तो ये जो संविधान में संशोधन है ये आपका करना कठोर होगा, यानी कि यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किसी देश में ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये जो प्रोसीजर है प्यारे बच्चे, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसीजर, ये जो प्रक्रिया है ये या तो कठोर यानी कि रिजिड होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मुलायम यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। या तो कठोर होगी या मुलायम होगी, यानी कि आसान होगी। मुलायम का मतलब है यहां पर आसान, यानी कि आसान से उस संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जब किसी देश के संविधान में संशोधन करना कठिन होता है तो उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं, और जब किसी देश के संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाता है तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिजिड है, रिजिड का मतलब कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में यूएसए, और फ्लेक्सिबल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है और वहीं यूएसए के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए का संविधान कठोर है और ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल यानी कि आसान है उसमें संशोधन करना। लेकिन जब इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जब हम भारत की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका कठोर एवं लचीला, ठीक है, आप इसे मुलायम कहें या आप यहाँ पे मुलायम की जगह लिखो लचीला। ये मुलायम थोड़ा सा अजीब वर्ड लग रहा है, लचीला लिखो, लचीला। फ्लेक्सिबल यानी कि आसान है संशोधन करना। तो संविधान कठोर, ठीक है, क्या भारतीय संविधान, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों हैं, कठोर एवं लचीला दोनों हैं। यानी कि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ प्रावधान, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा कठोर हैं। तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही फीचर्स इसके हैं, दोनों ही इसकी विशेषताएं हैं। और इस बात को प्रूव करते हैं कि संविधान में संशोधन, अब हम हेडिंग देंगे भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन, ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखेंगे, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो चेंजेस होते हैं आपके, ध्यान से सुनना, जिसे हम कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत आपको मैंने बताया था, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होते हैं ये संविधान में संशोधन नहीं माने जाते, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगी यहां पर। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उन सब की पीडीएफ मैं आपको तैयार करके आपके एप्लीकेशन पर डलवा दूंगी। तो टेंशन मत लेना, पार्ट बता दूंगी, आपके अमेंडमेंट्स लिख के दे दूंगी और साथ साथ आपके जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उनकी पीडीएफ बना दूंगी, ठीक है। आगे देखिएगा, तो साधारण बहुमत द्वारा क्या, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साधारण बहुमत का मतलब आपको पता है उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का, उपस्थित एवं मतदान का 50% +1 ये आपको चाहिए होता है, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या चाहिए, 50% +1 प्यारे बच्चे आपको साधारण बहुमत में चाहिए होता है। ध्यान रखना, यही लिख देती हूं मैं इसके आगे ही, इसके द्वारा किए गए परिवर्तन, इसके द्वारा किए गए परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माने जाते, किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाते, या संविधान में संशोधन नहीं माना जाता, संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। ये प्यारे बच्चे आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं होता है। ये प्रक्रिया केवल साधारण तरीके से संविधान को परिवर्तित करती है, इसलिए इस बहुमत के द्वारा किए गए परिवर्तन संशोधन नहीं माने जाते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें साधारण बहुमत की, तो आप लिखेंगे आर्टिकल नंबर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 3 जो मैंने
आपको पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 11 जो कि मैंने आपको नागरिकता में पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 169 जो कि मैंने आपको विधान परिषद में पढ़ाया है। उसके बाद आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल के बाद लिखिएगा, फिर 5वां लिखिएगा अनुसूची 2 जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, जिसमें आपके क्या है अनुसूची 2 में, तो अनुसूची 2 में वेतन है, सैलरी है। तो शेड्यूल 2 में भी अगर चेंज होगा तो साधारण बहुमत से होगा और ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और अनुसूचियों की, 5वीं, 6ठी, 5th, 6th और 8th शेड्यूल, ये सब ऐसे शेड्यूल हैं जो कि आपके सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाते हैं, साधारण बहुमत से इनमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें एक और जोड़ लेना, फर्स्ट, यहां लिख देती हूं फर्स्ट, 6ठा नंबर इधर कर देती हूं, फर्स्ट, 5th, 6th और 8th, इनमें अगर परिवर्तन होगा तो वो साधारण बहुमत के साथ हो जाता है। फिर एक बहुमत है आपका, लिखिएगा दूसरे नंबर का, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का क्या चाहिए आपको, बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, ये सब समझाए हुए हैं मैंने आपको, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, और क्या चाहिए, उपस्थित और मतदान का, उपस्थित और मतदान का 2/3, 2/3, तो 2 बार बहुमत लेना पड़ता है। और आपके संविधान में लिख देना, संविधान में ज्यादातर संशोधन, संविधान में अधिकतर संशोधन, अधिकतर संशोधन इसी बहुमत से, इसी बहुमत से किए जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट लिखिएगा, थर्ड, थर्ड लिखिएगा, जिसमें आपके लिए एक नया है, विशेष बहुमत और, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, अमेंडमेंट बाय, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, amendment by special majority and the ratification of state, and the ratification of states, of states, यानी कि ये आपका ऐसा, ये वाला मैं बॉक्स में बंद करूंगी, ये आपके लिए नया है, यानी कि ये ऐसा संशोधन होता है जिसमें पहले विशेष बहुमत लिया जाता है, विशेष बहुमत से ये पारित किया जाता है संसद से, संसद के दोनों सदनों से,
लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से पास होने के बाद प्यारे बच्चे ये कहां पर जाता है, राज्यों के पास। और जैसे मान लो ये होता है कि पहले तो इसमें विशेष बहुमत वाला प्रोसीजर खत्म करो, उसे खत्म करने के बाद आपके पास कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ये संशोधन तभी हो सकते हैं जब 28 राज्य में से 14 राज्य इसके सपोर्ट में होंगे, इस संशोधन को अपनी सहमति देंगे। यानी पहले विशेष बहुमत लो और विशेष बहुमत लेने के बाद राज्यों से अनुसमर्थन यानी कि उनका सपोर्ट, यानी कि उनसे ये पूछो कि क्या आप इस संशोधन के लिए तैयार हैं। और ये संशोधन कब होगा, जब आधे से ज्यादा राज्य या आधे राज्य के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल जब इस चीज को अप्रूवल दे देंगे कि यस आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या इसके उदाहरण हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला उदाहरण है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। दूसरा उदाहरण है आर्टिकल 55 जिसमें मैंने राष्ट्रपति का आपको मेथड बताया था उसके इलेक्शन का। यानी कि ये ऐसे आपके आर्टिकल्स हैं जिनमें परिवर्तन अगर करना है तो आपको पहले विशेष बहुमत लेना पड़ेगा और फिर आपको राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। तो आपके साधारण बहुमत से क्या क्या किया जा सकता है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से क्या क्या किया जा सकता है मैं बता दूंगी। अब आपका विशेष बहुमत वाला जो है यानी कि इसके अलावा जो भी चेंज होते हैं वो केवल विशेष बहुमत से होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि संविधान में अधिकतर संशोधन इसी बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से होते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आर्टिकल 73, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 162, ठीक है, आर्टिकल 162 में परिवर्तन करना है तो इसी से करना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा आर्टिकल 241, आर्टिकल 241, ठीक है। उसके बाद 6th वाले नंबर पे लिखना आर्टिकल 279 का जो है ए, 279 का ए, ठीक है, आर्टिकल 279 का ए। और आपकी 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 7th एंड 4th शेड्यूल और खुद आर्टिकल 368 और खुद आर्टिकल 368 एक्सेट्रा। तो ये वो चीजें हैं जिनमें संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे राज्यों का भी समर्थन आपको चाहिए होता है। तो संविधान संशोधन आपका कह सकते हैं कि 2 तरीके से होता है, क्योंकि साधारण बहुमत से किए गए परिवर्तन को तो हम संविधान संशोधन कहते ही नहीं हैं। क्या हम आरपीएफ के लिए पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आकाश कह रहे हैं आपने इमरजेंसी प्रोविजन नहीं पढ़ाया, तो आकाश आप गलत कह रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति के साथ ही आपको इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाया है, आपने वो क्लास नहीं ली, इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आप किसी भी बच्चे से इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने बच्चों को क्लास में इमरजेंसी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, बच्चे आपको खुद बता देंगे, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति के साथ ही मैं हर क्लास में इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ा देती हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति की ही पावर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा एक्ट आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, केशपाल सर से कहिएगा, वो आपको हिस्ट्री वाले सर एक्ट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक, आगे देखिएगा, आपका बहुत जिद चल रहा था और टाइम है, तो लोकपाल एवं लोकायुक्त देख लो। लोकपाल एवं लोकायुक्त किसे कहा जाता है जान लो थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता देती हूं। लोकपाल एवं लोकायुक्त इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल आपका सेंटर में होता है और लोकायुक्त आपका राज्य में होता है। ठीक है, और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है आपके देश में। देखो, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार प्रशासन की
भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन प्रशासन की एक मुख्य समस्या बन गया है। प्रशासन की एक मुख्य समस्या बन गया है। एक मुख्य समस्या बन गया है। एक मुख्य समस्या बन गया है। किसकी प्यारे बच्चे? प्रशासन की। कि भ्रष्टाचार हर लेवल पर हो रहा है, हर करप्शन पर हो रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इस चीज के लिए सारे देश परेशान थे। आपका ही देश नहीं, और भी देश परेशान थे प्यारे बच्चे, और उन्होंने मिलकर फिर इसका सॉल्यूशन निकालने की बात की। भ्रष्टाचार सभी देशों के लिए, जहां पर भी प्रशासन होता है वहीं पर प्यारे बच्चे ये एक समस्या बना हुआ है। और इस समस्या को निपटाने के लिए या मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, लिखेगा इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए, समाधान यानी कि सॉल्यूशन, समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए देशों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। देशों द्वारा अनेक प्रयास या अनेक कदम उठाए गए, अनेक कदम उठाए गए हैं। और अगर ऐसे कदम के रूप में हम बात करें तो ऐसे कदम के रूप में स्वीडन, ऐसे कदम के रूप में स्वीडन में सर्वप्रथम, स्वीडन याद रखिएगा, स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन, जिसे आपके यहां लोकपाल कहते हैं, इसे स्वीडन में ओम्बुड्समैन कहते हैं। ठीक है, तो स्वीडन ने ओम्बुड्समैन 1809 में ओम्बुड्समैन, ठीक है, ओम्बुड्समैन की स्थापना की, ओम्बुड्समैन की स्थापना की। ओम्बुड्समैन एक आपका लोकपाल या उसका कार्यालय है, जहां पर बैठकर ये काम करेगा, और काम करेगा किस चीज को लेकर कि भ्रष्टाचार कहां कहां पर हो रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार कहां कहां पर हो रहा है, किस किस लेवल पर हो रहा है, इन सबको देखने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। और भारत में ओम्बुड्समैन को क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चे? तो मैम भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल कहा गया। भारत में क्या कहा गया? लोकपाल इसको कहा गया। तो भारत में ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है? लोकपाल कहा जाता है। और इसकी स्थापना, ये जो आपकी स्थापना की गई है ओम्बुड्समैन की स्थापना, ओम्बुड्समैन की स्थापना भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए की गई। ओम्बुड्समैन की स्थापना भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए की गई। किसने की? स्वीडन ने करने के लिए की गई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कहां सबसे पहले आपके लोकपाल की स्थापना हुई? ध्यान रखना, भारत में इसे लोकपाल कहते हैं और स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन कहते हैं। ओम्बुड्समैन कहां कहा जाता है? स्वीडन में। भारत में कहां क्या कहा जाता है? मैम आपको ध्यान रखना है कि भारत में इसे कहा जाता है लोकपाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में, आगे लिखिएगा, भारत में ओम्बुड्समैन के लिए, भारत में ओम्बुड्समैन के लिए, भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग, भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग, लोकपाल शब्द का प्रयोग, लोकपाल शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम वर्ष 1963 में, वर्ष 1963 में लोकसभा सदस्य एल.एम. सिंघवी ने किया। एल.एम. सिंघवी, जिन्हें हम कहते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी, एम.एल. सिंघवी ने किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल किसने कहा? तो आपके लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे 1963 में एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जब इन्होंने शब्द का प्रयोग कर दिया तो बेटा पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त, पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में कब आया था? बिल को इसको कहते हैं बिल। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक आपका सबसे पहले कब पेश किया गया और कहां पेश किया गया? तो बेटा वर्ष 1968 में लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन इस पर कोई रिस्पांस नहीं हुआ, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लगातार इसके बाद ये विधेयक आता रहा, लेकिन फिर भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इसे पास नहीं किया गया। और फिर मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर जन आंदोलन हुए, यानी कि जनता ने इस चीज के लिए आंदोलन किया कि लोकपाल संस्था हमारे यहाँ स्थापित होनी चाहिए। लोकपाल संस्था हमारे यहाँ स्थापित होनी चाहिए, और इसलिए स्थापित होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसके लिए आंदोलन किया कि लोकपाल की स्थापना भारत में होनी चाहिए। और इसी जन आंदोलन के पश्चात, लिखिएगा, जन आंदोलन के पश्चात क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? तो आप कहेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, ठीक है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 17 दिसंबर 2013 लोकसभा से, और 17 और ये 23 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से, 23 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से, ठीक है। 23 नहीं, सॉरी 18 करना है इसको, 18 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया, ठीक है, पारित कर दिया गया। यहां से पारित हुआ, फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस समय कौन थे? प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय आपके देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इन्होंने बेटा इस पर क्या कर दिए? इन्होंने कर दिए हस्ताक्षर हो गए, और हस्ताक्षर के बाद ये 1 जनवरी 2014 से कानून बन गया। ये बिल किस में चेंज हो गया? कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो इसका मतलब है कि मैम इसको लागू भी किया जाएगा, 1968 है प्यारे बच्चे, देवेश कुमार जी, 1968। अब जब ये कानून बन गया तो अब आपको क्या लिखना है? पहले हम बात करेंगे केंद्र की। तो केंद्र में बेटा इसके कानून बनने के बाद आपका लोकपाल का कार्यालय आया। जब लोकपाल कार्यालय आया तो इसमें कहा गया कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और इनके साथ में +8 अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे।
इस संस्था का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कि इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखना कि ये 8 सदस्य जो हैं ये मैक्सिमम है, अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये लोकपाल हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि लोकपाल के, एक मिनट वहां पे जगह है, एक मिनट रुकेंगे, हाँ यहाँ जगह। अब इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और 8 अधिकतम सदस्य होंगे। अब बात ये आती है कि जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं और प्लस 8 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति की बात आएगी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, यहां पर यह प्रश्न उठता है। ठीक है, नियुक्ति कहेंगे या हम इनके लिए नियुक्ति वर्ड या यूज ना करके क्या कहेंगे, चयन कौन करेगा, चूज कौन करेगा कि कौन यहाँ अध्यक्ष होगा और कौन आपके अन्य सदस्य होंगे। तो चयन करने के लिए बेटा एक समिति बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी, इस कमेटी में भारत के पीएम होंगे, भारत के पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, और प्यारे बच्चे इसमें आपके विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन सब से मिलकर एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी आपके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करेगी, मतलब कि चुनेगी कि किस किस को हम लोकपाल नामक संस्था में भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन लोगों का क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया तो मैम हमारा एक क्वेश्चन है कि देश का पहला लोकपाल कौन था, देश का पहला लोकपाल, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा कि देश का पहला लोकपाल कौन बना था। तो आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य, ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पिनाकी, पूर्व न्यायाधीश यानी कि जज, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये आपके यहां पर फर्स्ट लोकपाल बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। और ध्यान रखना अध्यक्ष जो भी व्यक्ति बनेगा वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए आपका सर्वोच्च न्यायालय का। पूर्व मुख्य न्यायाधीश मतलब कह सकते हैं कि जो रिटायर हो गया हो वही यहां पर बनेगा इसका अध्यक्ष, ये इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीति, आप जिसके लिए इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं वहां से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो मैं समझा रही हूं एक बार इसको सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा कि यहां पर आपका कोई भी अगर आपको लोकपाल बनाना है तो उसी व्यक्ति, मतलब लोकपाल का जो अध्यक्ष होगा वो उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय का वो जो है रिटायर्ड जज होगा, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस लोकपाल बनेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज यहां पर लोकपाल बनेगा। ये इसकी योग्यता होती है, आप चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, ये इनकी योग्यता होती है कि यहां पर जो अध्यक्ष बनेगा लोकपाल में वो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि यहां पे आपको इसमें जो आपके देश का पहला लोकपाल हो गया पिनाकी चंद्र घोष। अब इसमें जो 8 सदस्य होते हैं, इन 8 सदस्यों के लिए एक कंडीशन होती है कि इसमें 4 गैर न्यायिक होने चाहिए, यानी कि नॉन जुडिशियल सेक्टर से होने चाहिए 4 लोग, 4 सदस्य गैर न्यायिक होने चाहिए और 4 जो सदस्य होंगे 4 सदस्य आपके न्यायिक होने चाहिए, यानी कि जुडिशियल सेक्टर से होने चाहिए। 4 गैर न्यायिक और 4 आपके क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए आपके न्यायिक। और आपके इनके साथ में कौन होते हैं, और इनके साथ में होते हैं मैम अध्यक्ष। तो अब बात आती है कि जो अध्यक्ष हैं और ये जो 8 सदस्य हैं इन सबको शपथ कौन दिलाता है, इन सबको ओथ कौन दिलाता है। तो आप कहेंगे कि आपके देश के राष्ट्रपति आपके लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाते हैं।
मैम न्यायाधीश को छोड़कर कोई नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता अल्पा। केवल और केवल आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही लोकपाल के अध्यक्ष बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि 8 सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य प्लस अध्यक्ष, इनके बात आएगी कार्यकाल की। किसकी बात आएगी? कार्यकाल की आएगी। तो कार्यकाल देख लो, टेन्योर देख लो। तो बेटा जब हम टेन्योर देखते हैं इनका, तो कहा जाता है कि टेन्योर होगा 5 इयर्स यानी कि 5 वर्ष, ठीक है, या फिर 70 वर्ष की आयु। 70 वर्ष की आयु, 65 तो हो नहीं सकती, क्योंकि भाई अध्यक्ष कौन बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे 70 यानी कि 5 साल आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि मैम हमने ये पढ़ लिया लोकपाल के बारे में, तो अब हम यहां पे देखेंगे कि आपका लोकायुक्त जो कहां पर होता है? राज्य में। ठीक है बेटा, जहां से प्रश्न आ सकते हैं आपको वहां का मैंने बता दिया है। लोकायुक्त का ऑफिस कहां होता है? राज्यों में। लोकायुक्त कहां पे काम करता है? राज्यों में। तो लोकायुक्त की अगर हम बात करेंगे तो आप लिख देना सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई। तो सबसे पहले कहां बना था? 1971 में ही महाराष्ट्र राज्य ने इसको अपने यहां स्थापित कर लिया था। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि इसके कानून बनने से पहले ही इन्होंने अपने यहां पर इस कार्यालय की स्थापना कर ली थी। तो 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी सेम होता है, एक प्यारे बच्चे, इसमें एक आपके अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और प्लस 8 अन्य सदस्य, प्लस 8 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, 8 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से इसमें भी 4 गैर न्यायिक होने चाहिए, 4 गैर न्यायिक होने चाहिए और 4 आपके न्यायिक सदस्य होने चाहिए, यानी कि जुडिशियल सेक्टर से होने चाहिए। जरूरी है क्योंकि इसका काम भ्रष्टाचार को समाप्त करना होता है। अच्छा, यहां पर जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा? अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो यहां पर जो अध्यक्ष बनेगा वो आपका बनेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज। यहां पे कौन बन सकता है अध्यक्ष? आप लिखेंगे हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऐसे लिख लो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट। और उसके लिए क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट की जगह आपका आ जाएगा कि मैम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका अध्यक्ष और प्यारे बच्चे आपके सदस्य। अब यहां पे जो अध्यक्ष हैं और प्लस कौन होते हैं? 8 सदस्य। तो अब बात आती है कि यहां पर जो इनका चयन किया जाएगा, यहां पर जो चयन होगा वो यहां पर भी कौन करेगी? समिति करेगी। तो यहां की समिति में कौन कौन शामिल होगा? वहां पीएम था, यहां सीएम, वहां पे आपके लोकसभा का अध्यक्ष, यहां विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, विपक्ष का नेता, और कौन होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आपको जरूर ध्यान रखनी है कि यहां पर ये जो दोनों होंगे ये सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं।
रिटायर हो चुके होते हैं। तो उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश यहाँ की समिति में शामिल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका काम आपको बता दिया। कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल इनका भी वही होगा जो कि वहाँ था, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु। और अगर हम बात करें इनकी शपथ की तो वहां थे राष्ट्रपति, यहां हो जाएंगे राज्यपाल। ये आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त। जो आपने कहा मैंने सब आपको कंटेंट दे दिया है। आप अब ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पर मैम पीएम का मैक्सिमम एज कितना होता है। बेटा मैक्सिमम एज नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। आज के बाद आपकी ये क्लास नहीं होगी। आज पॉलिटी का सिलेबस खत्म। अपना रिवीजन करिए, डाउट ग्रुप्स में अपने डाउट पूछिए, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आई होप कि आप लोग सेलेक्ट हों, जल्दी से सेलेक्ट हों और हमारे पास आए। हम सब आपका इंतजार करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।